हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर, जहां आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बैटरीज के बारे में। बैटरियां ये क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। बैटरी क्या होती है ये जानने से पहले आप ये जानिए कि सेल क्या होता है। सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना पड़ेगा। सेल से फिर अपन बैटरियों के बारे में जानेंगे, फिर बैटरियों के प्रकार पढ़ेंगे कि बैटरियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखो, सेल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ऐसा कोई सोर्स जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी देता है, मतलब ऐसी कोई युक्ति जिससे अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उस युक्ति को अपन सेल कहते हैं। ऐसा कोई उपकरण, कोई युक्ति जिससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और अगर बहुत सारे सेल को एक जगह जोड़ दिया जाए, सेल से अपने को क्या मिलती है? आपको पता है सेल से अपने को क्या मिलती है? बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब मान लीजिए अपने को ज्यादा विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो अपने को पास में सेल भी बहुत सारे होने चाहिए। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, जैसे ये एक सेल है, इसके पास में दूसरा सेल जोड़ दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सारे सेल आपस में जोड़ देंगे अपन। तो बहुत सारे सेल एक जगह जुड़ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और उसी को अपन कहते हैं बैटरी। यानी दो या दो से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है उसे बैटरी कहा जाता है। और सेल वो होता है जिससे अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो बैटरियां हैं इनका उपयोग अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इससे पहले अपन ने गैल्वेनी या डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वो सुसंबद्ध सेल नहीं है, कहीं पर लाने या ले जाने में सुविधाजनक नहीं है। क्योंकि उसमें अपन ने देखा था कि आपके पास में दो पात्र थे और दोनों में विलयन भरे हुए थे, तो वो आप जैसे वो इधर उधर होगा तो वो जो सॉल्यूशन है वो नीचे गिर जाएंगे, आपका सेल खराब हो जाएगा। तो अपने को कोई ऐसा सेल चाहिए जो सुसंबद्ध हो, जिसको अपन आसानी से कहीं भी ला सके, ले जा सके। जैसे अपने मोबाइल की बैटरी है, तो उसमें अपने को कोई समस्या नहीं होती है, इजीली उसको अपन कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के अपने को सेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, इनको अपन डिवाइड करेंगे दो भागों में। जो बैटरियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? कुछ सेल अपने पास में, कुछ बैटरियां या इस प्रकार के होते हैं जिनको अपन यूज में लेते हैं और यूज एंड थ्रो, यूज में लेने के बाद में उनको फेंक देते हैं। जैसे आपकी दीवार घड़ी में या रिमोट में या हाथ घड़ी में जो सेल डलता है वो सेल इसी प्रकार का होता है, और उसको अपन कहेंगे प्राइमरी बैटरी या प्राथमिक बैटरी। अर्थात वह बैटरी जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार निरावेशित होने के बाद में उसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो प्राथमिक सेल क्या होता है आप समझ गए होंगे, जिसको आप यूज लेंगे और डिस्चार्ज होने के बाद में फेंक देंगे, जो उसको अपन अगेन काम में नहीं ले सकते। दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल, जिसको आप बार बार काम में ले सकते हैं, डिस्चार्ज होने पर वापस चार्ज कर सकते हैं, वापस डिस्चार्ज होगा वापस चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, यूज एंड थ्रो नहीं है, बार बार काम में ले सकते हैं आप मोबाइल की बैटरी, तो वो सेकेंडरी या द्वितीयक बैटरी कहलाती है। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्राइमरी बैटरीज में, प्राथमिक सेल। और इसमें अपने को मोस्टली दो एग्जाम्पल पढ़ने, एक आपकी दीवार घड़ी में जो सेल डलता है वो सेल, एक आपकी जो हाथ घड़ी में सेल डलता है वो वाला। दोनों प्रकार के सेल अपन पढ़ेंगे। हाथ घड़ी में जो सेल डलता है, बिल्कुल से छोटा जो सेल डलता है, उसे अपन मर्क्यूरिक सेल कहते हैं, उसका नाम होता है मर्क्यूरिक सेल। और दूसरा जो दीवार घड़ी में जो सेल डलता है उस सेल को कहा जाता है शुष्क सेल, उसे अपन शुष्क सेल या लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने उसे बनाया था, तो उसके नाम पर उसको लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं। शुष्क या ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल, इसके नाम से उसको जाना जाता है, जो रिमोट या हाथ घड़ी का सेल होता है, और जो दिखने में देखिए इस प्रकार का होता है। ये सेल्स आपने लगभग सभी ने देखे होंगे, एंड आई होप बचपन में आपने इनको तोड़ करके भी देखा होगा कि इसके अंदर से अपने को क्या निकलता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो ये वाला जो सेल है इसके बारे में अपन कंप्लीट आज डिटेल में अध्ययन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में आज का वीडियो। और अभी मैं इसको तोड़ करके भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर किस प्रकार से कंप्लीट होता है।
तो वीडियो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये सेल आपने कभी तोड़ के देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आज देखेंगे। जिन्होंने देखा है वो कमेंट करके बताइए कि किन्होंने बचपन में ये वाले सेल को तोड़ करके देखा था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो शेयर करने का रेशियो है वो बहुत कम आता है, लाइक्स खूब आते हैं, कमेंट्स खूब आते हैं, लाइव चैट होता है तो उसमें भी फुल रहता है लाइव चैट भी, लेकिन शेयर करने के मामले में आप पता नहीं क्या हो जाता है, आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने में भी आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो हाथ घड़ी वाला मर्क्यूरिक सेल होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये देखिए मेरे हाथ में एक ड्राई सेल है यानी शुष्क सेल है। अब इसमें देखिए आपको जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो जो ब्लैक एंड ग्रीन कलर का, बीच बीच में देखिए ब्लैक है, कुछ रेड अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई सेल का पार्ट नहीं होता है, यह सेल का पार्ट नहीं है। ये तो जो कंपनी इसको बनाती है उस कंपनी का लोगो लगा हुआ है चारों तरफ, ये चारों तरफ उस कंपनी का लोगो लगा हुआ है। इस लोगो को हटाने के बाद में अंदर का सेल अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका लोगो मैं हटा करके और इसको तोड़ करके और आपके सामने देखिए अभी पेश करता हूं। आप इतनी जल्दी सेल को तोड़ भी नहीं सकते, मैंने उसको तोड़ दिया, देखिए। क्या आप इतने जल्दी सेल को लोगो हटा करके क्या उसको तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ सकते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कौन है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। मैंने देखिए इतनी देर में इसको तोड़ करके कंप्लीट कर दिया। चलिए ये देखो अपने सामने सेल आ गया। अब देखो इसके बारे में अपन देखते हैं। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये एक डब्बा है, छोटा डब्बा, छोटा सा बिल्कुल बेलनाकार एक डब्बा है, यानी इस टाइप का एक डब्बा है, इस टाइप का बेलनाकार, ठीक है, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। और ये जिंक मेटल का बना हुआ है। कौन सी धातु का बना हुआ है? जिंक धातु का, जो कि इसमें एनोड का वर्क करता है। देखो सेल के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे तो सेल में ज्यादा कुछ होता नहीं है। सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उन दोनों के बीच में एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है, बस इतना ही चीज होता है। एनोड, कैथोड और दोनों के बीच में विद्युत अपघट्य। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन, बस ये दो रिएक्शन है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रिएक्शन। किसी भी सेल को आपको पढ़ना हो बस इतनी डिटेल उसमें पढ़नी होती है अपने को। कंप्लीट सेल क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया कि एनोड किसका बना हुआ है? जिंक मेटल का, ठीक है। फिर इसके अंदर कैथोड, अंदर इसके जो कैथोड होगा वो इसके अंदर होता है, ठीक है। ये सेल के जो ऊपर ही ऊपर आपको देखो, ये कंप्लीट सेल मैंने वापस लिया, इसके ऊपर ही ऊपर देखो ये जो टोपी सी लगी हुई होती है, इस टोपी को, ये वाले सेल में जो टोपी लगी हुई है इसको मैं देखिए एक बार हटाता हूं। टोपी को हटाने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल से ब्लैक कलर की एक रोड सी लगी हुई है। ये आप इसमें देख सकते हैं चाहे एकदम इजीली कि एकदम से ब्लैक कलर की इसमें देखिए एक रोड लगी हुई है। ये देखिए दिखाई दे रही होगी आप, ब्लैक कलर की दिख रहा है ना सबको, ऊपर थोड़ी सी निकली हुई है, ब्लैक कलर की रोड है ये जो ब्लैक कलर की रोड है ये मैं बना देता हूं। ये रही अपनी ब्लैक कलर की रोड, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर निकली हुई है। इसको आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की रोड है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो अपन ने डायग्राम में भी इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। ये होती है ग्रेफाइट की छड़। ये जो रोड लगी हुई है, छड़ लगी हुई है, ये किसकी लगी हुई होती है? ग्रेफाइट की लगी हुई होती है। और इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का लेप किया हुआ रहता है। अभी ये जो सेल है ये डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज किया हुआ सेल है, यानी इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाली थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आप नया सेल खरीदेंगे तो ये वाली जो रोड है, इस रोड के चारों ओर, यानी इस रोड के चारों ओर आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड का लेप किया हुआ मिलता है। और ये दोनों कैथोड का वर्क करते हैं। MnO2 कैथोड का वर्क करता है और MnO2 का इलेक्ट्रोड जो है वो अपन ने ग्रेफाइट का लगाया है। जैसे आपने कई बार प्लेटिनम या गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाते हो, वैसे अपन ने यहां पर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा दिया। कैथोड है वो MnO2 का बना हुआ है। हो गया कंप्लीट। इसके बाद में ये वाला जो खाली पोर्शन बच गया, ये वाला जो खाली पोर्शन है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल से ब्लैक कलर का कोई कंपाउंड इसमें भरा हुआ है। अभी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन होने से पहले जब न्यू सेल आप खरीदते हो तो यहां पर भरा हुआ रहता है विद्युत अपघट्य। ये जो स्पेस बच गया इसमें विद्युत अपघट्य किसका?
जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का नम किया हुआ पेस्ट, हल्का सा गीला किया हुआ पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ रहता है कंप्लीट, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। उसके बाद में इस सेल को यहां से बंद कर दिया जाता है, किसी कागज, हार्ड मोटे गत्ते के कागज से या चपड़ी लगा करके बंद कर दिया जाता है। यानी यहां पर ऊपर जो आपको इधर से जो बंद किया है, ये ध्यान रखना, जिंक का जो पोर्ट है ना, ये केवल इतना ही होता है, ऊपर जिंक का पोर्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर ऊपर जिंक का पोर्ट मिल जाएगा तो एनोड और कैथोड एक जगह हो जाएंगे। तो यहां पर किसी हार्ड कागज से या अदर किसी प्लास्टिक वगैरह से इसको बंद किया हुआ रहता है। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ बहुत ही इजीली टूट जाती है। ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, अगर इस पर आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, इसको टूटने से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है एक पीतल की टोपी लगी हुई रहती है, इस तरह से, ये इस तरह से पीतल की टोपी लगी हुई रहती है। आप देख सकते हैं अपने ये वाला जो सेल है, इस सेल में देखिए आपको पीतल की टोपी दिखाई दे रही होगी ऊपर, ये देखिए यहां पर पीतल की टोपी लगी हुई है ना। मैं इसको आपको देखो निकाल करके दिखाता हूं, निकाल करके आप देखिए जो पीतल की टोपी है वो देखिए कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखिए मेरे हाथ पर देखिए पीतल की टोपी है, अभी मैं आपको हाथ में लेकर के दिखाता हूं। ये देखिए छोटी सी बिल्कुल से, ठीक है ना, बिल्कुल से बहुत ही छोटी है ये, इसलिए स्पष्ट रूप से आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रही होगी। बाकी देखिए बिल्कुल छोटी सी ये पीतल की टोपी लगी इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने यहां पर पीतल की इसके ऊपर कैप लगा दी। ये अपना जो शुष्क सेल है ये बनकर के कंप्लीट हो गया, शुष्क सेल की बनावट पूरी हो गई। इसी प्रकार का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसीजर, यानी ये काम कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है। तो कार्य प्रणाली में होना क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर रिडक्शन, कार्य प्रणाली तो यही होती है। चलिए देखते हैं, यहां पर इसकी देखो अपन रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले देखो एनोड पर, एनोड किसका था, जिंक का बना हुआ था। तो जिंक का जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। ये एनोड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कैथोड किसका बना हुआ, कैथोड की रिएक्शन देखिए, कैथोड बना हुआ है MnO2 का, कैथोड किसका है, MnO2 का है। यहां आप ध्यान दीजिए जो MnO2 है इसमें जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। MnO2 में आप देख सकते हैं मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो MnO2 में जो मैंगनीज है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं और कैथोड उनको एक्सेप्ट करता है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। एक MnO2 का मॉलिक्यूल केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो MnO2 के भी आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 MnO2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। यहां पर जो Mn, ध्यान देना Mn+4 स्टेट में है ये वाला, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बदल जाएगा Mn+3 में। Mn+4 को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो +3 में ही कन्वर्ट होगा। ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ये एक्सेप्ट करता है और +4 से कन्वर्ट हो जाता है +3 में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, विद्युत अपघट्य के माध्यम से एक्सेप्ट होता है। इस विद्युत अपघट्य के माध्यम में जो अमोनियम आयन है इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, अमोनियम आयनों के द्वारा। NH4+, 2 ही NH4+ लेंगे आप। और अभी आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। सेल का डायग्राम है ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आप देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, अमोनियम आयन लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और एक हाइड्रोजन अलग, दोनों अमोनिया प्लस हाइड्रोजन में, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन में। और ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में है, ये हाइड्रोजन आकर के यहां पर ऐड हो जाएगा किसमें, भाई इलेक्ट्रॉन किसमें, इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर के, भाई इलेक्ट्रॉन इसको देना था ना, तो इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये MnO2 से एक तो O और एक बन गया OH। और ये जो मैग्नीज है +4 से +3 स्टेट में आ चुका है, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज में हो गए और अमोनियम से क्या बन गए हैं अपने पास में, अमोनिया। ये लीजिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 2 ही ये रिडक्टेड प्रोडक्ट। ये इस तरह की रिएक्शन होती है कुछ, एनोड और कैथोड दोनों की मिलाकर के। इसके बाद में एक छोटी सी रिएक्शन इसमें और होती है, ये यहां पर जो अमोनिया बनती है, ये वाली अमोनिया,
ये वाली जो अमोनिया है इसकी रिएक्शन Zn+2 के साथ हो जाती है और Zn+2 इस अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एक संकुल, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ZnNH3 का होल 4। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। एक जिंक आयन 4 अमोनियम आयनों के साथ में, 4 अमोनियम अणुओं के साथ में मिलकर के, और ये देखिए 4 अमोनियम मॉलिक्यूल मिलकर के, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। धीरे धीरे ये इसको टेट्राएमीन जिंक बोलते हैं। ये संकुल कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होता रहता है। तो इस तरह से अपना जो शुष्क सेल होता है उसकी बनावट और उसकी जो वर्क प्रोसीजर होती है वो इस प्रकार से होती है। और ये जो अपने सेल होते हैं शुष्क सेल, ये वाले, इनका जो विभव होता है लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास। यानी ऐसी उपकरण, ऐसी युक्तियां जिसमें अपने को 1.5 1.5 वोल्ट तक की विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए अपन इस प्रकार के सेलों का प्रयोग करते हैं। जैसे रिमोट या जो घड़ी होती है उसको चलाने के लिए लगभग 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपना ये जो सेल होता है ये अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में हाथ घड़ी वाला जो मर्क्यूरिक सेल होता है उसकी बात करते हैं। वो थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, लेकिन देखो किसी भी सेल में अलग कुछ नहीं होना है, केवल एनोड कैथोड आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा कोई भी सेल है उसमें अलग से कुछ नई चीज तो देखो होने वाली है नहीं। चीज तो आपको हमेशा ये मिलेगी, एक मिलेगा एनोड, एक मिलेगा कैथोड, बस आपको केवल ये दो ही ध्यान में रखने, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपको जो एनोड और कैथोड है वो किस प्रकार के मिलते हैं। ये जो सेल है इसका नाम मर्क्यूरिक, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मरकरी का इसमें कैथोड होता है तो इसका नाम मर्क्यूरिक सेल होता है। एनोड है वो इसमें भी जिंक का ही बना हुआ रहता है, जिंक अमलगम का होता है, यानी जिंक और मरकरी के मिश्रण का, जिंक अमलगम का एनोड बना हुआ होता है। तो रिएक्शन तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है, तो जो रिएक्शन है वो यही होने वाली है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए कंप्लीट रिएक्शन हो गई एनोड की। अब बात करते हैं अपन कैथोड की, कि कैथोड पर किसकी रिएक्शन होगी। कैथोड बना हुआ किसका होता है? कैथोड बना हुआ होता है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का बना हुआ होता है कैथोड, जिसमें आप देख सकते हैं Hg के ऊपर +2 चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल करके कहां पर आ जाएंगे? +2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा? Hg। तो जो Hg+2 है वो क्या हो जाएगा? उदासीन। ये एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन हो गई आपके सामने कंप्लीट। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस जिंक ऑक्साइड यानी Zn। इनका विद्युत अपघट्य बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से देख लीजिए, सेल किसका बना हुआ होता है? एनोड जिंक अमलगम का बना हुआ होता है, कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का बना हुआ रहता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का विद्युत अपघट्य बना हुआ रहता है। ये जो रिएक्शन है इसको अभी कंप्लीट करके लिखेंगे, ये शॉर्ट रिएक्शन है, इसको पूरा करके लिखेंगे। एनोड पर Zn का Zn+2 में ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर Hg+2 का Hg में अपचयन होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलिए, देखिए इनमें जो विद्युत अपघट्य है इसमें देखिए आपको OH- आयन मिलेंगे, ये रहे, और इन OH- आयन्स के द्वारा अपन इसको न्यूट्रल करके लिख सकते हैं, उदासीन करके। न्यूट्रल करके देखो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन? जो OH- है वही तो निकालेंगे। तो एनोड की कंप्लीट रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, Zn इनकी विक्रिया हुई 2 OH- के साथ, तो ये दोनों OH है, यहां से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा, तो इसका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा Zn। जो Zn है उसका क्या बन गया? Zn प्लस H2। एनोड के कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं आप। शॉर्ट में याद ऐसे रख सकते हैं कि जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के Zn+2 में ऑक्सीकृत हो गए, ठीक है। ऐसे ही कैथोड की रिएक्शन होगी, देखिएगा कैथोड की रिएक्शन भी देखिएगा। एक बार पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो रहा है Hg में। अब इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है वो देखो कैसे होगी। HgO में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, किसके द्वारा? H2O के द्वारा। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको तो H2O निकाल लेगा, तो ये बन जाएंगे OH-,
2 OH माइनस। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई कैथोड की। यानी आप इसमें अगर OH माइनस ऐड करते हैं एनोड कैथोड पर तो वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। अब इन दोनों को जोड़ करके और टोटल रिएक्शन लिख सकते हैं आप। देखो H2O से H2O कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 OH से 2 OH कैंसिल। और अभी अपन लिखेंगे Zn प्लस HgO। 2 रिएक्टेंट बचे, प्रोडक्ट क्या बचा है देखो ZnO प्लस Hg। देखने में सीधी सी रिएक्शन है कि HgO का ऑक्सीजन निकल करके और किस में ऐड हो गया है, जिंक में। Zn का ZnO, HgO का Hg, यानी ये ऑक्सीजन निकल करके यहां पर ट्रांसफर हो रहा है सोल्ट में। और इसको ट्रांसफर कर कौन रहा है, ये OH माइनस है। इन्होंने देखो इसके ऑक्सीजन को, यहां से देखो इसके ऑक्सीजन को निकाल लिया है और यहां पर देखिए इसके ऑक्सीजन को दे रहे ऐड कर रहे। तो इसको आप कंप्लीट रिएक्शन को इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। ये होता है अपना मर्क्यूरिक सेल। और इस सेल का उपयोग अपन ऐसे जगहों पर करते हैं जहां पर अपने को लगभग 1.35 वोल्ट इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। यानी मर्क्यूरिक सेल का जो विभव है वो 1.35 वोल्ट होता है। जैसे हाथ घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने सिलेबस में जो 2 प्राइमरी सेल हैं उन दोनों प्राइमरी सेल्स के बारे में आज मैंने आपको बताया, शुष्क सेल और मर्क्यूरिक सेल। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।